क्लास 12 यूनिट नंबर 8 मीडियम इंग्लिश। और अगर आप लोग शुरू से कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा लेक्चर नंबर 7। ऑफलाइन ऑनलाइन मिला करके ये होगा लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहले आप लोग बोर्ड का कंटेंट्स को नोट कर लें। हम लोगों ने पिछले क्लास के लास्ट में समझा था कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ये 3 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं बारी बारी से तीनों टाइप के न्यूक्लियस के बारे में। आइसोटोप्स जो है वो कहलाता है ऐसा न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम या ड्यूटेरॉन और इसको कहते हैं ट्राइटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या दिख रहा है? सेम, लेकिन मास नंबर क्या दिख रहा है? डिफरेंट। तो इस तरह के न्यूक्लियस को कहा जाता है आइसोटोप्स। अब कोई ये 2 पॉइंट याद करने का जरूरत नहीं है, इसको आप लोग टेक्निकली समझें। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये ऐसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? सेम। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। और आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रोसेसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इसलिए ऐसे न्यूक्लियस का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है सेम, बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स। लेकिन मास नंबर क्या दिख रहा है? डिफरेंट। मास नंबर को हम लोग, याद होगा हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको हम लोग कॉमनली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो क्योंकि आइसोटोप को डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं और न्यूक्लियॉन्स किसका हिस्सा होता है? न्यूक्लियस का, इसलिए इनका न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफर कर जाता है। बहुत ही सिंपल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूक्लियॉन्स अलग अलग, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप होता है न्यूक्लियस का आइसोबार्स। आइसोटोप्स को ठीक रिवर्स कर दें। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम मास नंबर, मतलब ठीक उल्टा कर दें, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। यानी नीचे वाला डिफर करेगा, ऊपर वाला सेम होगा। ये देखें आप लोग, जैसे ट्राइटियम और हीलियम, मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफर कर रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो सेम है, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जस्ट इसको आइसोटोप्स को आप लोग याद रखें और उसको ठीक उल्टा कर दें, आइसोबार्स। आइसोटोन्स जो है ये कुछ खास नहीं है। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे लिथियम और बेरिलियम, इसमें प्रोटॉन्स है 3, न्यूक्लियॉन्स हैं 7। तो न्यूक्लियॉन्स हैं 7, यानी Z हो गया 3 और A हो गया 7, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होता है? A माइनस Z, यानी हो गया 4।
बेरिलियम में भी आप लोग देखें तो Z हो गया 4, A हो गया 8, तो 8 माइनस 4 ये भी हो गया 4, तो दोनों हो गया सेम। अब इसको इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर भी डिफर करता है और मास नंबर भी डिफर करता है। तो इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट है, तो इसका केमिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आइए हम लोग न्यूक्लियस के मामले को आगे बढ़ाते हैं। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? तो इसमें मेन बात यह है कि न्यूक्लियस का साइज ऑब्वियसली डिफर करेगा। न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगर कम होंगे तो उसका साइज कम होगा, अधिक होगा न्यूक्लियॉन्स तो उसका साइज बड़ा होगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात। तो ऐसे में एक न्यूक्लियस के साइज का एक कॉमन रिलेशन होना चाहिए। हम लोग उस रिलेशन को समझने का कोशिश करते हैं, यानी आप लोग हेडिंग डाल दें साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। तो जैसा हमने बताया अभी कि एक न्यूक्लियस में अगर सपोज 50 न्यूक्लियॉन्स है तो 50 न्यूक्लियॉन्स जितना जगह को ऑक्युपाई करेगा वही उसका साइज होगा। अब दूसरा न्यूक्लियस है जिसमें कि 20 न्यूक्लियॉन्स है, तो ऑब्वियसली वो 20 न्यूक्लियॉन्स के इक्वल जो है वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो दोनों का साइज में तो क्लियर है कि जो है डिफरेंस होगा ही। इसका मतलब हुआ कि एक न्यूक्लियस का क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम ही एक तरह से साइज को रिप्रेजेंट करता है कॉमनली। तो एक न्यूक्लियस का क्या वॉल्यूम है ये सीधा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो the volume of a nucleus depends upon its number of nucleons, that is mass number। न्यूक्लियस का साइज होता है, हर छोटा चीज का साइज आप लोगों को पता ही है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, एक स्फेरिकल साइज का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसे में इफ रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस is r and its mass number, that is number of nucleons, is a, then volume of nucleus is directly proportional to A। ठीक है, जैसा न्यूक्लियस का साइज हो, साइज का मतलब होता है वॉल्यूम, तो जैसा न्यूक्लियस का साइज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी मास नंबर पर। तो हर स्फेरिकल, हर छोटा चीज स्फेरिकल शेप में होता है, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, अब आप लोग एक बात याद करें मैथमेटिकली, ये कौन सा साइन है, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के साइन के साथ जो रिलेशन होता है उसमें कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। जब ये साइन हटता है, जब ये साइन इक्वल में कन्वर्ट होता है तब जाकर के कांस्टेंट अटैच होता है।
तो इस तरह के साइन के साथ वाले रिलेशन में आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी न लेफ्ट न राइट, कभी भी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं रह सकता है। इस पूरे रिलेशन में हम लोग गौर करते हैं कि कहीं कोई कांस्टेंट है क्या, अगर है तो उसको हटा देंगे। 4/3 क्या है? कांस्टेंट। पाई भी क्या है? कांस्टेंट। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो कांस्टेंट नहीं है और मास नंबर भी कांस्टेंट नहीं है, तो 4/3 पाई को हम लोग फौरन क्या करेंगे, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन है इसलिए कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो RQ प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब यहां से R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A⁻⁴। इधर का पावर 3 उधर जाता है तो 1/, हो जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि R प्रोपोर्शनल टू 1/3 है। अब हम लोग इस कांस्टेंट को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो एक कांस्टेंट डालेंगे। इस रिलेशन को हम लोग जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट डालते हैं R0। अब आप लोग कहेंगे ये R0 क्या है? तो R0 जो है ये है where R0 is a constant, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, called एवरेज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जैसे मान लेते हैं न्यूक्लियस अलग अलग साइज के होते हैं, तो सबका अगर एवरेज निकालें तो वही है R0, और R0 जो होते हैं उनका वैल्यू होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को अगर हम लोग हटा दिए तो वो बन जाएगा फर्मी। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ न्यूक्लियस। आप लोग बस सिंपल सा चीज ध्यान रखेंगे, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन इट्स मास नंबर, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। चलिए हम लोग न्यूक्लियस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग कॉपी पर हेडिंग डालेंगे मास एनर्जी रिलेशन। क्लास 12 में तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आगे जाकर के ये बहुत एक्सपेंड हो जाता है। ये आइंस्टाइन का दिया हुआ थ्योरी है मास एनर्जी रिलेशन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आइंस्टाइन का कहना था हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो दो ही चीज से बना हुआ है, मैटर और रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब हो गया, इसका सोर्स हो गया सन, और मैटर का जो सोर्स हुआ वो हुआ एनर्जी। ये आइंस्टाइन का कहना था कि एवरी मैटर रिप्रेजेंट्स ए सोर्स ऑफ एनर्जी, या एवरी मैटर रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी ऑफ एनर्जी।
जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, लिक्विड है तो उसमें थोड़ा कम है, गैस है तो उसमें और कम है। ऐसा साइंटिस्ट आइंस्टाइन का कहना था। उसके बाद उन्होंने एक रिलेशन भी दिया कि अगर किसी मैटर, हम ये सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर किसी मैटर का मास जो है वो है m और रेडिएशन की स्पीड को हम लोगों ने यूनिट 7 में पढ़ा, डिनोट करते हैं c से। तो अगर किसी मैटर का मास है m तो उस मैटर में कितनी एनर्जी है उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया mc²। तो according to Einstein, every matter represents energy if a matter has mass m and speed of radiation is c, then this matter contains energy E equals to mc²। ये अभी तो आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा ये रिलेशन है, लेकिन आगे जाकर के, आगे के क्लासेस में जाकर के ये बहुत एक्सपेंड हो जाता है। बहुत पॉपुलर थ्योरी है। आइंस्टाइन का 2-3 थ्योरी बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी मास एनर्जी रिलेशन, नंबर 1, नंबर 2 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नंबर 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये उनका 3 जो है थ्योरी बहुत बहुत पॉपुलर है, E इक्वल्स टू mc²। हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है, हम लोगों को केवल इस रिलेशन को यूज़ करना है। अब आप लोग याद करें, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था 1 AMU, AMU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग मास। 1 AMU होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी। तो क्योंकि एनर्जी में यहां मास इन्वॉल्व है तो 1 AMU मीन्स मास, तो 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो उसको अभी हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मास की जगह हम लोग डालेंगे 1 AMU मीन्स 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। C स्पीड ऑफ रेडिएशन ऐसे होता है 3 इंटू 10⁸, लेकिन इसका एक्यूरेट वैल्यू होता है 2.98। इसी को हम लोग 3 ले लेते हैं। तब एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU m, तो m की जगह क्या डालेंगे 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg और c की जगह डालेंगे 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे
ठीक है, तो ये आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या हो गया, यहां तो एसआई सिस्टम जा रहा था। तो आप लोग याद करेंगे, यहां देखिए क्या होगा, केजी, यहां होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है जूल। और जब हम लोग 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 1 बाय इतना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करके उससे अगर डिवाइड करेंगे तो वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मेगा का मतलब उसमें आएगा 10 टू द पावर 6, उसको आप लोग हटा देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ही अक्सर ये देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज। अब 4 ऑप्शन में आप लोगों को ये दिखेगा ही नहीं, 4 ऑप्शन में दिख जाएगा 930, 931, 932, 933। तो अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो 931.5 है, तो इसको सेलेक्ट करें या इसको। तो आप लोग 931 को सेलेक्ट करेंगे, अगर वोल नंबर में दिया रहे तो आप लोग 931 को ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये राउंड ऑफ किया हुआ है। ठीक है, ये राउंड ऑफ किया हुआ है, 931.4 समथिंग आता है, राउंड ऑफ किया हुआ। तो आप लोग 932 तरफ इसको नहीं ले जाएंगे, अगर वोल नंबर में दिया रहेगा तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे 931 को। ये अक्सर एग्जाम में दिमाग को कंफ्यूज कराने के लिए देगा कि एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU इज। अब उसमें आप लोगों को याद होगा 931.5, और उसमें पॉइंट में रहेगा ही नहीं। अब ये 0.5 के मामले को देख करके स्टूडेंट उलझ जाते हैं कि हम लोग 31 लें या 32 लें। तो आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लें, अगर पॉइंट में नहीं रहेगा तो 931 लेंगे, और अगर पॉइंट में रहा तब तो खैर कोई बात ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद न्यूक्लियस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बारी आती है मास डिफेक्ट। आप लोग कॉपी पर हेडिंग डाल लें, मास डिफेक्ट। उम्मीद है इसका भी वीडियो आप लोगों को कल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको हेडिंग डाल करके छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।